तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में स्वचालित यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन मोटरवे पर सेल्फ ड्राइविंग कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि जो बिना ड्राइवर के चलेगी, इसे स्वायत्त वाहन या ड्राइवर रहित कार भी आप कह सकते हो, या रोबो कार भी आप इसे कह सकते हो। तो मतलब ये एक ऐसा व्हीकल है जो अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। और सेल्फ ड्राइविंग कार की स्पीड लिमिटेड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसमें सेंसर लगे होते हैं बेसिकली, जो सड़क दुर्घटनाएं भी इससे कम होती है। और मुख्य रूप से ये जो कार है बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। और इसको मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया ब्रिटेन, जिसकी कैपिटल लंदन है। और लंदन में ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। फिर बताइए, विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण के लिए माइक्रोसॉफ्ट और मैट ऑफिस यूके ने समझौता किया है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है इसके 2022 तक चालू होने की संभावना है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर होगा ये विषम मौसम पर सटीक चेतावनी प्रदान करेगा और देश में अत्यधिक तूफान, बाढ़ और बर्फ के प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। सुपर कंप्यूटर से एक पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ समय पहले टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप पे रहा था जापान का सुपर कंप्यूटर, और उसका नाम है फुगाकू। और उसी लिस्ट में भारत का जो एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, वो 63 नंबर पे था। अच्छा बताइए, अभी दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ये कहाँ पे शुरू किया गया? ये पुर्तगाल में। और इसे 516 अरक्का भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 516 मीटर है और ये अरक्का शहर में है। और किस नदी पर है? पाइवा नदी पर है। पुर्तगाल की जो कैपिटल है लिस्बन है, करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। और एक महान फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो पुर्तगाल से ही हैं। अच्छा, अभी फिर से पुर्तगाल के प्रेसिडेंट कौन बन गए? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। और पुर्तगाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने? मनीष चौहान। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया है। तो इसमें होगा क्या? तो जिन स्वास्थ्य कर्मियों की मौत कोरोना ड्यूटी के समय हो जाती है तो उनके परिवारों को जो राज्य सरकार है वो 50 लाख रुपए की सहायता देगी। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे। अच्छा बताइए, अभी किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया है जिसका नाम है रॉक? तो आंसर होगा स्ट्रेटो लॉन्च। स्ट्रेटो लॉन्च ये अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ही है जिसने अब तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया है। और इस विमान का जो नाम है वो अरब और फारसी पौराणिक कथाओं के विशाल पक्षी के नाम पर रखा गया है। अभी इस विमान ने परीक्षण के दौरान 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी है और परीक्षण यानी कि टेस्टिंग के दौरान इसने 199 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा की है। इसका इंजन तो बोइंग ने बनाया है। अच्छा बताओ, अभी वॉरशो मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई? तो आंसर होगा प्रेग्नेंट मम्मी। तो शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने वॉरशो मम्मी प्रोजेक्ट में दुनिया की पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है। ये मम्मी मिस्र में पाई गई और ये पहली सदी की है। एक्चुअली अभी तक लोग समझते आ रहे थे कि ये जो मम्मी है एक पुरुष की है, क्योंकि इस मम्मी को एक पुरुष पुजारी के ताबूत के अंदर रखा गया था। तो 1826 में पोलैंड में वॉरशो विश्वविद्यालय को ये मम्मी दान में दी गई थी। फिर बताइए, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो हमारी इंडियन आर्मी ने सिक्किम में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पे? सिक्किम में। और इसमें इंडियन आर्मी की किस आईआईटी ने सहायता की है? तो आईआईटी बॉम्बे ने। और यहाँ पे पहली बार वेनेडियम की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। वेनेडियम, अभी ये न्यूज में भी था। कब था? हमने पढ़ा था पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 56 किलोवाट एम्पियर। देखो, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, गवर्नर है गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री पीएस गोले, या इन्हें आप प्रेम सिंह तमांग के नाम से भी जानते हैं। और सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का।
और अभी यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? JK माहेश्वरी बने थे। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत मिक्स हेरिटेज कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि मिलेगा आपको सिक्किम में। और नामचिंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये नामची सिक्किम में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना इसको। फिर बताइए, हाल ही में तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा विप्रो। तो बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से विप्रो ने HCL को पीछे छोड़ दिया और इस तरह से ये तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई विप्रो। पहले नंबर पे TCS है, सेकंड पे इन्फोसिस है और तीसरे पे है विप्रो। विप्रो का स्थापना हुआ था 1945 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। बाकी देखो HCL की बात कर लो तो इसके चेयरपर्सन कौन है? रोशनी नाडर है, शिव नाडर की बेटी। इन्फोसिस की बात करेंगे, NR नारायण मूर्ति इसके चेयरमैन है। और लार्सन एंड टुब्रो इसके चेयरमैन कौन है? अनिल मणिभाई नायक। और इसके MD CEO SN सुब्रमण्यम है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एक तो PV सिंधु को और मिशेल ली को। तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि भारत की जो शटलर हैं PV सिंधु और कनाडा की जो शटलर हैं मिशेल ली, इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर बनाया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकना। और इसी के साथ आपको बता दूं, ये जो जोड़ी है PV सिंधु और मिशेल ली की, ये अप्रैल 2020 से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान के लिए वैश्विक एम्बेसडर हैं। देखो दो टर्म यहाँ पे आती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो सबसे पहले आप याद रख लो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक। फिर बताइए, अभी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया? तो आंसर होगा महेश बालसुब्रमण्यम को। तो अभी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने महेश बालसुब्रमण्यम को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सुरेश अग्रवाल हैं, इनको कोटक जनरल इंश्योरेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है, तो ये भी ध्यान रखें आप। अमिताभ चौधरी तो आपने नाम सुना होगा, एक्सिस बैंक के ये MD CEO हैं और अभी अगले 3 साल के लिए फिर से इनको रीअपॉइंट किया गया। TV सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी बने अभी ये। फिर बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रफुल्ल चंद्र पंत को। ये HL दत्तू की जगह लेंगे, जो कि 2 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए थे। तो यहां से प्रफुल्ल चंद्र पंत का नाम याद रखना। और वैशाली हिवा से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर ये बनी। राजेश बिंदल कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बने। और कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी थी। कृति करंत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखना ये। फिर बताइए, अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा ममता बनर्जी ने। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने, ममता बनर्जी ने। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है। चलिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम क्या है। अच्छा बताइए, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RM सुंदरम को। रमन मीनाक्षी सुंदरम इनका पूरा नाम है। और इन्हीं को अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। ये कहां पर है? ये हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना होती है 1965 में। यहां से देखो आप ये भी याद रख लो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है? जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, मतलब मनीला फिलीपींस में। बाकी प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष बने। महेश बालसुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और T रविशंकर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने ये। फिर बताइए, हाल ही में बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरज बजाज को। और ये किनके जगह लेंगे? इनके पिता राहुल बजाज की ये जगह लेंगे, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाकी अरुण रस्ते
ये नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी सीईओ बने थे। एस रमन आप जानते ही हो, सिडबी के ये नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बताओ एक्सिस बैंक के फिर से एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा अमिताभ चौधरी। वैसे अभी यही है और अभी इन्हीं को अगले 3 सालों के लिए फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया, अमिताभ चौधरी को। और एमडी सीईओ से आपको कुछ याद आता है क्या? अभी आरबीआई ने क्या कहा कि जो भी प्राइवेट बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, तो उनके जो एमडी सीईओ हैं या वोल टाइम डायरेक्टर हैं, उनका जो कार्यकाल होगा टोटल 15 साल का होगा। 15 साल तक ही वो एमडी सीईओ या वोल टाइम डायरेक्टर रह सकते हैं। बाकी शरद गोकलानी ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष बने थे। विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने और जेके शिवन धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर बताइए आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बन गए? तो आंसर होगा टी रविशंकर बन गए। आपको याद होगा कुछ समय पहले आरबीआई के एक डेप्यूटी गवर्नर थे, वो रिटायर्ड हो गए थे। क्या नाम है उनका? बीपी कानूनगो। तो उन्हीं की जगह आए हैं ये टी रविशंकर। वैसे आरबीआई में याद रखना 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, चारों के नाम आप याद रख लो। ये प्रश्न तो वैसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम चांसेस है इसके आने के। और वैसे 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन हो गए? एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, और ये नए बन गए टी रविशंकर। गवर्नर कौन होते हैं आरबीआई के? मतलब आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं वो। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी किस राज्य में गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने राज्य के कार्यरत पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर घोषित किया है और राज्य के लगभग 7,000 पत्रकारों को इस गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया है। तो इस योजना में होगा क्या? पत्रकारों को 2-2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा टीकाकरण कार्यक्रम में भी उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सस्ती किराया आवास योजना शुरू हुई थी, महाराष्ट्र में महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू हुई थी और छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू हुई थी। और अभी आपको याद भी होगा मध्य प्रदेश ने भी अभी कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की थी, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी उस योजना के अंतर्गत। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो गए और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे उड़ीसा के? एस मुरलीधर। बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आपको मैंने बताया था एक मिशन है जल जीवन मिशन, जो कि शुरू कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। और उस मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर के अंदर जल का कनेक्शन होना चाहिए। और ये जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है और इसके पहले मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है। और यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हो कि इसी मिशन के तहत हर घर जल वाला पहला राज्य बना था गोवा। 100% हर घर जल पहुँचाया उसने। और अभी 2022 तक हिमाचल प्रदेश भी हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा और उसी के अंतर्गत 2.08 लाख नल जल कनेक्शन लगाए जाएंगे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश से आप ये भी याद रख सकते हो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बताइए किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्वीफर्स यानी कि वो भूमिगत परत जिसमें पानी होता है उसको पुनर्जीवित करने, पुनर्भरण करने और राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ये पर्वत धारा योजना को शुरू किया है। तो क्या उद्देश्य है इस योजना का? कि अधिकतम समय के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ाना।
और उड़ीसा ने भी आपको याद होगा गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया। हरियाणा ने कोविड आपातकाल ऋण योजना को शुरू किया था और महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। देखो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है तो धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। बताइए अभी किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, तो वहां पे राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य आहार योजना को शुरू किया है और ये सुविधा उन अस्पतालों के लिए है जहां पे कोरोना मरीजों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार शहर की सामाजिक संस्थाओं की मदद से मरीजों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएगी। अभी हिमाचल प्रदेश से आपको याद होगा पर्वत धारा योजना इन्होंने शुरू की थी और कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। जबकि बिहार से क्या याद है आपको कि संपत्ति स्वामित्व योजना इसने शुरू की थी। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो गई, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो गई। फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा में करनाल जिला प्रशासन ने सरकारी और जो प्राइवेट अस्पताल हो गए उनमें मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति यानी कि कॉन्टिन्यू सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए ये पहल शुरू की है। और इसमें होगा क्या, इसमें जैसे एक ट्रक हो गया उसके अंदर 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए होंगे और जब भी किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ये ट्रक वहां पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, उसी के लिए है ये पहल। और उन वाहनों का, उन ट्रकों का नाम क्या है? ऑक्सीजन बैंक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, यहीं से एक पॉइंट मैं आपको लिंक करके याद करा दूं। अभी जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है कौन? आनंद महिंद्रा। उन्होंने भी देश में ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से एक पहल शुरू की है और उन्होंने इस काम के लिए 70 बोलेरो पिकअप ट्रक लगाए हैं जो कि क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन प्लांट होगा वहां से ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगे अस्पतालों में। और मुख्य रूप से उनकी ये जो पहल है ये महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को कम करने में मदद करेगी। अब यहाँ तो बात हो रही है हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। अच्छा, हरियाणा का स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक, काला हिरण जिसे कहते हैं। और राजकीय पक्षी है काला तीतर, राजकीय फूल है कमल का और राजकीय पेड़ है पीपल का। वैसे आपको बता दूं उत्तर प्रदेश ने 2021 का ई पंचायत पुरस्कार जीता और कुछ समय पहले कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून को स्मॉल सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था और तमिलनाडु के सेलम में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किया गया। अच्छा, फिर बताइए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 51,000। तो इसमें पहले सहायता राशि कितनी थी? 21,000, अब उसे बढ़ा करके कर दिया 51,000। और एक्चुअल में इस योजना में ये दूसरी बार बढ़ोतरी की जा रही है। एक्चुअल में देखो पहले ये योजना का नाम हुआ करता था शगुन योजना, फिर इसका नाम बदलकर आशीर्वाद योजना कर दिया गया और जब नाम बदला गया था तो उसकी राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया था और अभी 51,000 कर दिया। वैसे है क्या ये योजना? तो इस योजना में पंजाब की जो सरकार है वो गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर सहायता के रूप में उन्हें कुछ राशि देती है और वो जो अब राशि देगी वो कितनी हो चुकी है? 51,000। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। फिर बताइए अभी किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा सऊदी अरब ने। तो अभी सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के खतरे से निपटने के लिए सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और इस इनिशिएटिव, इस पहल का उद्देश्य क्या है? वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण को कम करना और समुद्री जीव को संरक्षित करना। तो इसमें पूरे सऊदी में 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से सऊदी अरब की 50% ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है, जहां पे 2020 में G20 समिट हुआ था और इसकी करेंसी है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने भी जा रहा है, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? आंसर होगा मारिया रेसा को। ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं।
तो अभी मारिया रेसा इनको यूनेस्को, या इसे आप बोल दीजिए गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है और पुरस्कार के रूप में इन्हें $25,000 मिलेंगे। और ये जो पुरस्कार है इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। अच्छा बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हम कब मनाते हैं? प्रश्न सुनो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब मनाते हैं बताइए। बाकी कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे उजाले। अभी बताइए कि सिंगर को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा पिंक को। अमेरिकन सिंगर हैं ये पिंक, जिनको 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस पुरस्कार का उद्देश्य है उन कलाकारों को सम्मानित करना जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा श्यामला गणेश को। तो 79 ईयर की बेंगलुरु टीचर हैं ये श्यामला गणेश। ये 4 दशकों से कर्नाटक में जापानी भाषा सिखा रही है और उसी कारण से उन्हें जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान से सम्मानित किया है। ये जो सम्मान है ना, ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने क्षेत्र में प्रकृति या पर्यावरण के संरक्षण में उपलब्धियां हासिल की हो। बाकी मैं आपको बता दूं, अनामिका का नाम हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने अपने उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता, जबकि शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नृपेंद्र मिश्रा को। इससे पीछे वाले प्रश्न में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज सम्मान, और यहां पर है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान। और नृपेंद्र मिश्रा आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव थे ये, और इन्हीं को जापान की सरकार ने 2021 के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। ये जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है और उन्हें ये सम्मान जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उन्होंने जो योगदान किया है उसके लिए दिया गया है। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी कृति करंत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। गुनीत मोंगा फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड इनको मिला था, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स उसको कहते हैं। रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। फिर बताइए, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो आंसर होगा मानस बिहारी वर्मा। तो देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसका नाम है तेजस, इसको बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। तो डीआरडीओ में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ये पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी भी रहे थे। अच्छा, तेजस का निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। अच्छा, डीआरडीओ ने बताइए अभी किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था? चलिए ये प्रश्न आपके लिए होगा, किसको दिया था बताइए? डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। बाकी ये जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी अभी निधन हो गया। अच्छा बताइए, महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? वी कल्याणम। तो महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव थे ये वी कल्याणम, जिनका भी निधन हो गया। वे 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे, और जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी तब ये गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्रों और एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े हुए अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। वी कल्याणम इनका नाम है। फिर बताइए, माइकल कॉलिंस का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो आंसर होगा अंतरिक्ष विज्ञान।
माइकल कॉलिंस, नाम सुना सुना लग रहा है, ये नासा के अपोलो 11 यान के पायलट थे जिसके द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर ले जाया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इनकी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। 90 वर्ष के थे ये। और मैंने आपको एक दो नाम और बताए थे, जैसे कि एक टीवी पत्रकार हैं रोहित सरदाना, उनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वैसे 2017 के पहले तो ये जी न्यूज़ में थे, जहाँ पे उनका एक काफ़ी फेमस कार्यक्रम आता था ताल ठोक के करके, और 2017 के बाद ये आज तक में आ गए थे। और वहाँ पे भी इनका एक काफ़ी फेमस एक कार्यक्रम था दंगल नाम से। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक शूटर दादी हैं जिनका भी अभी निधन हो गया, और उनका एक्चुअल में नाम क्या था, चंद्रा तोमर। और उनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी है, सांड की आंख। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के पूर्व महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सोली सोराबजी। अटॉर्नी जनरल ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, या यूं कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ये, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। अच्छा, वैसे वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। और इसी तरह से राज्य में होता है एडवोकेट जनरल। और संविधान के किस अनुच्छेद में इसका व्याख्यान है? तो अनुच्छेद 165। बाकी वनीता गुप्ता को आप याद रख सकते हो, भारतीय अमेरिकी हैं ये, और अभी ये एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी थी वहाँ की। अच्छा बताइए, अभी किसने स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं शुरू की है? तो आंसर होगा सिडबी ने। तो अभी सिडबी ने एमएसएमई सेक्टर्स यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाओं को शुरू किया है। तो इसमें एमएसएमईज को 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बहुत कम ब्याज दर पे। देखो यहाँ पे स्वास्थ्य का मतलब हो गया सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकंड वेव ऑफ कोविड-19, और आरोग्य का मतलब हो गया सिडबी असिस्टेंस टू एमएसएमईज फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। सिडबी की बात कर लें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो गई। चेयरमैन नए बन गए, इसके चेयरमैन याद रखना एस रमण है। एस रमण से एक नाम आप याद रख सकते हो, एनवी रमणा का, जो कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 48th नंबर के। और 48th का आधा कितना होता है? 24 होता है। 24 नंबर के अभी क्या बने हैं, कौन बने हैं? तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं 24th नंबर के, जिनका नाम क्या है? सुशील चंद्रा नाम है। इनसे पहले हुआ करते थे सुनील अरोड़ा, वो अब क्या बन गए? गोवा के गवर्नर बन गए। तो देखो इस तरह से चेन बना करके आप याद करते जाओ, चीजें बड़े आसानी से याद हो जाएगी। सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ में। अच्छा बताइए, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष का निधन हो गया, नाम बताइए उनका? जनार्दन सिंह गहलोत। अच्छा, वैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम क्या है? नरेंद्र बत्रा है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। तो हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत में पहली बार इंटरनेशनल लेबर डे कहाँ मनाया गया था? चेन्नई मद्रास में, उस टाइम मद्रास था। और कब मनाया गया था? 1 मई 1923 1923 को। किसके द्वारा? लेबर किसान पार्टी के द्वारा। और ये इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस नोबेल प्राइज कब मिला था? 1969 में। वैसे आप ध्यान रखें, 1 मई को किन राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है? महाराष्ट्र और गुजरात का। बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मई को। तो हर साल 3 मई को ही ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम रही इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 142 थी। जिसमें टॉप पे कौन सा देश था? ये भी याद होना चाहिए, नॉर्वे था। फिर बताइए, विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। ये हर साल 2 मई को ही मनाया जाता है। और ये दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था। अच्छा, इसके अलावा सुनो, हम हर साल मई के पहले रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाते हैं।
और इस बार ये मई का पहला रविवार आता है आपका 2 मई को। तो याद रखना 2 मई को हम 2 डे मना रहे हैं, 2 मई को 2 डे। एक तो विश्व ट्यूना दिवस हो गया और वर्ल्ड लाफ्टर डे हो गया। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मई को। तो 1999 से हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 4 मई को कोयला खनिक दिवस यानी कि कोल माइनर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और आपको एक और डे याद रखना है, विश्व अस्थमा दिवस। एक्चुअली में मई के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है और इस बार मई का पहला मंगलवार आता है 4 मई को। तो इस बार हम याद रखना 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मना रहे हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे। और इसकी थीम भी है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अस्थमा ये फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। तो इस बार 4 मई को 3 डे मनाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, कोयला खनिक दिवस कोल माइनर्स डे, और 4 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे मना रहे हैं। बताइए अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 मई को। 1992 से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स के रूप में मनाया जाता है। मिडवाइफ आप दाई माँ को हम मिडवाइफ कहते हैं। तो ये जो दिन है ये मिडवाइफ्स के काम को समर्पित है और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी थीम है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। और याद रखना 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम थी सेकंड्स सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। बताइए इंटरनेशनल नो डाइट डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 मई को। हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है और इसका प्रतीक हल्का नीला रिबन है। तो ये दिन किसी भी आकार में स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और डाइटिंग को संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल नो डाइट डे। बताइए हाल ही में द बेंच नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मेघन मार्कल ने। मेघन मार्कल अपनी पहली पुस्तक द बेंच को रिलीज करने के लिए ये तैयार है। ये एक बाल पुस्तिका है जो कि माता पिता के दृष्टिकोण के माध्यम से एक पिता और बेटे के बीच के बंधन को बयां करती है। द बेंच याद रखना किसने लिखा? मेघन मार्कल ने। जेके रॉलिंग ने कौन सी बुक लिखी थी? द क्रिसमस पिग। शशि थरूर ने द एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक लिखी और शरद पगारे अभी इन्हें 30वां व्यास सम्मान मिला 2020 के लिए इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरद पगारे से आप एक नाम यहां से लिंक कर सकते हो, शरण कुमार लिम्बाले। ये हैं शरद, वो हैं शरण, शरण कुमार लिम्बाले। 30वां सरस्वती सम्मान मिला इन्हें उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। फिर बताइए बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नाम की बुक को किसने लिखा है? दीप हल्दर ने। तो लेखक दीप हल्दर ने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। और ये जो बुक है ये कोविड-19 के समय पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बारे में बताती है। झुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम की नॉवेल लिखी इन्होंने। आकाश रानीसन क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक लिखी और अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी। फिर बताइए टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 2 को। और वो 2 भारतीय कंपनियां कौन सी है? एक तो है रिलायंस जियो जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है और दूसरी है बायजूस जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। देखो इसी से लिंक करके आपको कुछ याद दिलाऊं तो आपको याद होगा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था? बताओ। अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन उनको, और वहीं की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस को। देखो जो बाइडेन तो 46 नंबर के प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस 49 नंबर की डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनी है, उपराष्ट्रपति बनी है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, अभी टाइम किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? गीतांजलि राव को, ये याद रख लेना आप। फिर बताइए किस भारतीय बीमा कंपनी ने वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों की टॉप 10 सूची में जगह बनाई है? तो आंसर होगा LIC ने। तो 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तो सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत बीमा कंपनी आपकी LIC ही है।
और विश्व में बात करेंगे तो ये तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है LIC। जबकि विश्व में सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड है पोस्ट इटालियन इटली का, और सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड है पिंग एंड इंश्योरेंस चाइना का। LIC का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके चेयरमैन है MR कुमार। बताइए अभी किस कंपनी ने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया? तो आंसर होगा सेल ने। तो अभी सेल के जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाजार पूंजीकरण है, वो टोटल कितना हो गया? 55,500 करोड़ रुपए का हो चुका है। और अब ये 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल हो चुका है। अच्छा, अगर बात करी जाए कि भारत के सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस है। फर्स्ट पे रिलायंस, सेकंड पे TCS, थर्ड पे है HDFC बैंक और फोर्थ पे इन्फोसिस है। सेल कौन से नंबर पे है? हमने कहा ना 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल हो गया, लेकिन नंबर कौन सा है इसका? 78 नंबर पे आ गया है। और इसी तरह हमने एक प्रश्न पढ़ा था, अभी विप्रो जो है ये बाजार पूंजीकरण वाली तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी बन गई। फर्स्ट पे TCS, सेकंड पे इन्फोसिस और तीसरे पे विप्रो आ गई। देखो, सेल मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 1954 में। ये एक महारत्न कंपनी है और देश में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 10। इसकी चेयरपर्सन सोमा मंडल है, जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा बताइए अभी किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ये ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। अभी इन्होंने ही पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं, अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर करना मर्सिडीज के। फर्स्ट पे रहे लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। और सेकंड पे रहे मैक्स वर्स्टपन जो कि नीदरलैंड से हैं और रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं। तीसरे पे वोल्टेरी बोटास रहे जो कि फिनलैंड से हैं और ये मर्सिडीज की ही गाड़ी चलाते हैं। ये 2021 में अभी तक टोटल 3 फार्मूला 1 रेस हुई है, ये तीसरी है। इससे पहले 2 कौन सी हुई थी? सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसको लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था। उसके बाद हुई थी एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टपन ने जीती थी, और तीसरी ये हुई जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। फिर आपको बताना है अभी किसने पोर्शे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? एशले बार्टी ने। तो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं ये एशले बार्टी, और अभी इन्होंने ही स्टुटगर्ट जर्मनी में आयोजित पोर्शे टेनिस ग्रैंड प्री 2021 का सिंगल टाइटल जीत लिया। और इस प्रकार से वे इस टूर्नामेंट का सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सिंगल टाइटल जीतने के तुरंत बाद डबल टाइटल भी जीता। एशले बार्टी नाम है इनका, ऑस्ट्रेलिया से हैं, याद रखना, टेनिस प्लेयर है। क्योंकि कई बार क्या होता है, खिलाड़ी का नाम देकर के आपसे 2 प्रश्न स्टैटिक में पूछ लिए जाते हैं। खिलाड़ी का नाम दे दिया, जैसे एशले बार्टी, बताओ इनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। बताओ ये किस देश की है, नेशनलिटी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। उसी तरह से सेरेना विलियम ये USA से हैं, और नाओमी ओसाका ये जापान से है। नाओमी ओसाका से तो आप एक और पॉइंट याद रखो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ना, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। और मेन सिंगल का किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के हैं ये टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, खासतौर पे बैंक के एग्जाम में। नोवाक जोकोविच, इनका संबंध किस खेल से है या इनकी नेशनलिटी क्या है? फिर बताइए स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मार्क सेल्बी। ये ब्रिटिश प्लेयर हैं। तो स्नूकर में मार्क सेल्बी ये चौथी बार विश्व चैंपियन बन गए हैं, और अब ये वर्ल्ड रैंकिंग में जुड ट्रम्प के बाद दूसरे स्थान पे आ गए हैं। भारत के कुछ स्नूकर भी आप याद रखना कौन कौन, जैसे कि कुछ फेमस हैं, जैसे कि पंकज आडवाणी हो गए, आदित्य मेहता हो गए, इनके नाम याद रखना। अच्छा बताइए MACS 1407 ये क्या है जो अभी हाल ही में खबरों में था? तो ये सोयाबीन की नई किस्म है। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने MACS 1407 नाम से सोयाबीन की एक नई और अधिक उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। ये जो बीज है ये उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खेती के लिए अनुकूल है। बताइए 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। और इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर।
G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हो गया। अच्छा बताइए, क्या इसमें भारत G7 का सदस्य है या नहीं है? नहीं है। कौन कौन से देश हैं फिर इसके सदस्य? फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, यूएसए और कनाडा। और अगर आपसे पूछा जाए पहला G7 समिट ये कब और कहाँ पे हुआ था? ये 1975 में फ्रांस में हुआ था। पिछले साल 46 नंबर का G7 समिट होना था, कहाँ पे? अमेरिका में, लेकिन वो स्थगित हो गया था। और अभी जो लंदन में हुआ ये 47 नंबर का है। अच्छा बताइए, अभी सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 12%। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा विदेश से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाते हो तो उसके आयात पे, उसके इंपोर्ट पे आईजीएसटी जो पहले 28% लगता था, अभी उसे घटा के 12% कर दिया गया। आपको पता है देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो उसी को ध्यान में रखते ऐसा फैसला लिया गया। और ये जो 28 से 12% किया गया है हमेशा के लिए नहीं है, 31 जुलाई 2021 तक के लिए उपलब्ध होगा। फिर बताइए, कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हो गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब, यानी कि नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में। तो वैसे अभी तक नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में कौन कौन से देश शामिल हैं ये जानना चाहोगे तो देखो, नॉर्वे है, यूएसए है, कनाडा है और कतर है, लेकिन अब इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। और इस फोरम का उद्देश्य क्या है कि जितना कार्बन उत्सर्जन हो उतनी ही कार्बन वातावरण से हटाई जाए, यानी कि नेट एमिशन जीरो होना चाहिए। अच्छा, सऊदी अरब से अभी क्या याद आता है आपको? हमने पढ़ा था कि सऊदी अरब अपने करिकुलम में रामायण और महाभारत को शामिल करेगा। और अभी सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। सेकंड नंबर पे इंडिया है। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। करेंसी है सऊदी रियाल। और ऑस्ट्रेलिया से क्या याद आता है आपको? चाइना के साथ अभी बेल्ट रोड डील को इसने रद्द कर दिया। और रशिया जो है ये 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाएगा। और जो यूनाइटेड किंगडम है ये विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बना रहा है। अच्छा बताइए, नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है जहाँ पे एशियाई शेर कोविड सकारात्मक पाए गए? आंसर होगा तेलंगाना में। तो ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना के हैदराबाद में है, जहाँ पे अभी 8 एशियाई शेर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये भारतीय चिड़ियाघर में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए शेर या किसी अन्य जानवर के परीक्षण का पहला मामला है। अच्छा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क से क्या याद आता है? अभी इसे आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिला था, और इस तरीके से आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला जूलॉजिकल पार्क बना था। अच्छा बताइए, अभी पोलैंड ने कब तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2049 तक। तो अभी पोलैंड सरकार ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने के लिए कोयला खनन उद्योग के साथ एक समझौता किया है। और ये ऐसा कर रहा है जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए। वैसे ये अपनी 70% ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले पर ही निर्भर है, फिर भी ये कहता है कि 2040 तक हम इसे घटा करके 11% कर देंगे और 2049 तक तो कोयला उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर देंगे। देखो, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी है पॉलिश जिलोटी, प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। अभी आप जानते हो पोलैंड के किलस में विश्व युवा चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारतीय महिलाओं ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। फिर बताइए, किस देश ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो आंसर होगा भारत ने। तो भी भारत ने चाइना पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल को शुरू किया है। SCRI मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो इसका मेन उद्देश्य है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना। फिर बताइए, हाल ही में नाटो ने डिफेंडर यूरोप 2021 अभ्यास ये कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा अल्बानिया। नाटो मतलब क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसने यूएसए और दूसरे देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ मिलकर के अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। देखो, नाटो की बात हुई है ना, नाटो मैंने आपको बताया नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर आप याद रख लो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट, ब्रुसेल बेल्जियम में है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जीन्स स्टोल्टेनबर्ग। और ये हुआ अभ्यास कहाँ पे? अल्बानिया देश में। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना है। करेंसी है अल्बानियन लेक। बाकी आप जानते हो गाम्बिया, ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, और अभी आंख का एक रोग होता है ट्रेकोमा,
उसे समाप्त करने वाला ये दूसरा अफ्रीकी देश बना। और दुबई में आप जानते हो 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। अभी सऊदी अरब से क्या याद आता है आपको कि अपने पाठ्यक्रम में, अपने कैरिकुलम में महाभारत और रामायण को इसने शामिल किया है। फिर बताइए, अभी डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है। तो अभी डीआरडीओ ने गोवा में, कहां पे? गोवा में 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये जो मिसाइल है ये भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की हवा से हवा में मार करने की क्षमता को बढ़ाएगी। और ये पाइथन 5 मिसाइल ये इजराइल के द्वारा निर्मित एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? 20 किलोमीटर। देखो, डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है। फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो इस मर्चेंट स्टैक के जरिए दुकानदारों को इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी, जीरो बैलेंस करंट अकाउंट और डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट और भी कई प्रकार की वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल सकेगी। और इसमें दुकानदार बिना पेपर वर्क के 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकेंगे। तो किस बैंक ने शुरू किया, किस बैंक ने लॉन्च किया ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक? आईसीआईसीआई बैंक ने। देखो, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। इसकी टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। अच्छा, फिर बताइए, भारत में सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति की सीमा क्या है? तो आंसर होगा 100%। तो भारत में स्वचालित मार्ग के तहत सड़कों और राजमार्ग क्षेत्रों के लिए 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए, कितने? 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। और मंत्रालय का लक्ष्य है मौजूदा वर्ष में राजमार्ग निर्माण के 40 किलोमीटर प्रतिदिन के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इसी तरह से आपको बता दूं कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत में हर दिन एवरेज 37 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो एमएसएमई मंत्री भी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर।